बायोप्सी होने के बाद एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उस बायोप्सी के टुकड़े को क्या फेंक दिया जाता है? सोने से भी ज्यादा कीमत कैंसर के टुकड़े के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, चैनल के रेगुलर व्यूअर जानते हैं कि किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस एक टुकड़े की जांच या बायोप्सी से शुरू होता है, और रेगुलर व्यूअर्स ये भी जानते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर कई लोग ये नहीं जानते कि कैंसर की बायोप्सी में जो बॉडी से टुकड़ा निकाला जाता है वो टेस्टिंग करने के बाद भी सलामत रहता है, और इस टुकड़े का फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज के हम वीडियो में बताएंगे कि कैंसर का टुकड़ा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना वैल्यूबल है, और हर कैंसर पेशेंट को क्यों पता होना चाहिए इसका टुकड़ा कहाँ है और किस कंडीशन में है। तो आज इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे कि बायोप्सी या सर्जरी के बाद बॉडी से निकले हुए कैंसर के बायोलॉजिकल मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका हमें क्यों ध्यान रखने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि बायोप्सी के दौरान या सर्जरी के दौरान जो बॉडी में से कैंसर का अंश निकलता है उसका क्या किया जाता है। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी कैंसर को डायग्नोज करते हैं तो या तो उसको ऑपरेट करके बॉडी से निकाल लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं चेक होने के लिए, या उसके अंदर एक पतली सुई डाल के उसका सैंपल निकाल के उसको लैब में भेजते हैं जांच होने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, कैंसर बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता। इस टॉपिक को हमने अपने चैनल पे बहुत बार कवर किया है, और यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे डिस्प्लेड लिंक से देख सकते हो हमारा वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि बायोप्सी से कैंसर क्यों नहीं फैलता। तो सपोज किसी आदमी को, सपोज किसी को फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर है, और उस पेशेंट का हमने अपफ्रंट सर्जरी करके ट्यूमर को बाहर निकाल दिया, और डॉक्टर ने उसको टेस्ट करके बता दिया हाँ ब्रेस्ट कैंसर है, इस तरह का है, और पेशेंट का बाकी ट्रीटमेंट हो जाता है। कई पेशेंट ये नहीं जानते कि जो ब्रेस्ट का टुकड़ा निकाला है उसको ओटी में निकलने के बाद, या जो बायोप्सी निकाला है उसको सुई से निकलने के बाद उस टुकड़े का लैब में क्या क्या होता है। तो लेट मी जस्ट ब्रीफली डिस्कस का क्या होता है। बॉडी का कोई भी पीस या टिश्यू जब पैथोलॉजी लैब में जाता है तो सबसे पहले एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं फिक्सेशन। तो फ्रेंड्स, फिक्सेशन में क्या होता है कि उस टुकड़े के अंदर जो भी लिविंग सेल है, चाहे कैंसर सेल हो नॉन कैंसर सेल हो, उन्हें पहले फॉर्मेलिन में डाल के फिक्स किया जाता है। फिक्स मतलब फॉर्मेलिन से उन सेल्स को मार दिया जाता है और उनको प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि उनका बायोलॉजी चेंज ना हो, ताकि वो सड़े ना, और जिस तरह के सेल बॉडी में है उसी तरह के सेल फिक्सेटिव में बने रहे। एक बार उन सेल को फिक्स कर दिया जाता है, एक सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन के थ्रू उन सेल में से पानी निकाल दिया जाता है और उन्हें मोम के टुकड़े में एम्बेड कर दिया जाता है। तो मतलब मान लो कैंसर का ऐसा गांठ है या टुकड़ा है, उसको एक वैक्स के पीस में, ऐसे मोमबत्ती की वैक्स होती है, पैराफिन वैक्स के पीस में उसको एम्बेड कर देते हैं और एक मोम का टुकड़ा बन जाता है। इसमें कैंसर के सेल फ्लोट कर रहे होते हैं, जिसको FFPE यानी फॉर्मेलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू बोलते हैं। और कैंसर के टुकड़े की टेस्टिंग इस स्टेप से शुरू होती है, जब डॉक्टर को देखना होता है कि इस टुकड़े के अंदर कैंसर सेल है, नॉन कैंसर सेल है, या उसको कोई भी टेस्ट करना होता है। तो उस मोम के टुकड़े की एक स्लाइस काट दी जाती है, उस स्लाइस के अंदर कैंसर सेल एम्बेडेड होते हैं। उस स्लाइस को कांच की स्लाइड में फैला के फिक्स करके उसको स्टेन कर लेते हैं और देख लेते हैं माइक्रोस्कोप में नीचे कि इसमें किस तरह के सेल है। और सारे कैंसर की जांचें FFPE स्टेप के थ्रू जाती है, यानी FFPE स्टेप के थ्रू स्लाइड के ऊपर सेल लगाने के बाद फिर माइक्रोस्कोप से भी दे सकते हैं, उसके ऊपर वेरियस टेस्ट भी कर सकते हैं और उसकी वेरियस जांचें भी कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैंसर का FFPE ब्लॉक है उस एक ब्लॉक से बहुत बहुत सारी स्लाइड्स बन सकती है। यदि पेशेंट के पास एक FFPE ब्लॉक है तो हो सकता है उस एक ब्लॉक को मल्टीपल पतले 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 स्लाइसेस काट के इवन 30, 40 या 100 स्लाइसेस निकल सकती है, डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर का ओरिजिनल पीस कितना बड़ा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए हमें सिर्फ 5 या 6 या शायद 10 स्लाइस ही काटनी पड़े, और जो बचा खुचा ट्यूमर का टुकड़ा है वो यूजुअली लेबोरेटरी में रखा होता है और उसको आर्काइवल टिश्यू बोलते हैं, यानी वो कैंसर का पीस जो बच गया है और फ्यूचर रिव्यू के लिए या फ्यूचर जांच के लिए लैब में स्टोर करके रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात सुन के लॉट ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड। आप में से कई लोग शायद यही समझते हैं कि एक बार टेस्ट हो गया, डायग्नोसिस हो गया तो सैंपल फेंक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी को मैं अपना हेमोग्लोबिन का सैंपल के लिए ब्लड सैंपल दूं तो ऑब्वियसली उसे हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के बाद ब्लड सैंपल को थ्रो कर दिया जाता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंसर का कोई भी पीस किसी भी लैब में यदि टेस्ट हुआ है तो उसको थ्रो नहीं किया जाता है। उस टुकड़े को, जो बचा खुचा टुकड़ा है, उसको लैब में स्टोर किया जाता है फॉर वेरिएबल पीरियड। जो अच्छी लेवल लैब्स है, खासकर जो मेट्रो सिटीज में, टिपिकली टुकड़ों को 3 to 5 ईयर्स के लिए स्टोर करके रखती है, फिर उसको फेंक देती है। जबकि हो सकता है छोटे शहरों या गांव की लैब उस टुकड़े को 2 या 3 मिनट के लिए रखे और उसको फेंक दे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्ट वो टुकड़ा लैब में अवेलेबल होता है, और सब आदमियों को पता रहना चाहिए कि वो टुकड़ा कब तक लैब में रहेगा, क्योंकि वो टुकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, टेस्ट तो हो चुका, तो उस टुकड़े का क्या करना है, वो टुकड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स, कैंसर का ट्यूमर का टुकड़ा या ट्यूमर का ब्लॉक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नंबर ऑफ रीजंस, जो कि हम एक एक करके विल गो ओवर वन बाय वन जस्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर वन इज टू रिकन्फर्म द डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स देखो, एक पैथोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे उस टुकड़े को देखा, उसने बोला है कैंसर है, पर हम सब ह्यूमन है, कभी कभी हो सकता है कि पैथोलॉजिस्ट से मिस्टेक हो जाए और वो कैंसर को मिसडायग्नोज कर दे। तो कैसे प्रूव करोगे कि वो, मान लो हम किसी और पैथोलॉजिस्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो कैंसर ही है या नहीं है? तो देखो, यदि किसी की एक बार बायोप्सी हुई है तो उसकी फिर से बायोप्सी तो आप करा सकते हो, हालांकि उससे फिर से पेशेंट को खर्चा करना पड़ेगा और पेन होगा। पर सपोज किसी का ट्यूमर बॉडी से निकाल ही दिया है, सपोज उसका ब्रेस्ट कैंसर था, उसको ऑपरेशन कर दिया और बॉडी से वो निकल गया है, अब तो पेशेंट की बॉडी में बायोप्सी करने के लिए कोई साइट ही नहीं बची है। तो इस पेशेंट में आप कैसे प्रूव करेंगे कि उसको किसी पॉइंट पे कैंसर हुआ था? और उसका आंसर इज उसके टुकड़े से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट बायोप्सी के दर्द या कॉस्ट से बचने के लिए, और जिन पेशेंट का सर्जरी हो गया उनको और कोई तरीका ही नहीं है उस बायोप्सी को करने का, आप डायग्नोसिस को यदि रिकन्फर्म करना चाहते हो कि पेशेंट को कैंसर है, उसके लिए कैंसर का टुकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेशेंट के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ट्यूमर ब्लॉकेज कि मान लो हमें कोई टेस्ट कराना है जो पिछला डॉक्टर करना भूल गया। तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई पेशेंट है, इसका छोटे गांव में सर्जरी हुआ है, सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर निकल गया और उधर के सर्जन को आइडिया नहीं है कि आगे क्या टेस्ट होने, क्या इलाज होना है। उसने बोला बेटा कीमो करा लो। फिर पेशेंट को डाउट हुआ, वो बड़े शहर में आया, अच्छे डॉक्टर से मिला, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिला। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला कि बेटा इसका तो ER/PR HER2 टेस्ट होएगा और उस बेस में डिसाइड करेगी कि हार्मोन देना है, टारगेट देना है, कीमोथेरेपी देना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट कैसे करोगे? ये टेस्ट करने के लिए ट्यूमर का टुकड़ा चाहिए, ट्यूमर का ब्रेस्ट में कुछ है नहीं, सर्जन निकाल चुका है, और उस टुकड़े के बिना टेस्ट हो ही नहीं सकता और पेशेंट का सही इलाज हो ही नहीं सकता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को पता होना चाहिए उसका टुकड़ा कहाँ है, ताकि वो अपना टुकड़ा लेके जाए, डॉक्टर को दे, उसका टेस्ट करेक्ट डिसाइड करे, जांच करके उसका सही इलाज कर पाए। तो कोई टेस्ट अगर मिस हो गया, उस टेस्ट को करने के लिए ट्यूमर का टुकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही लार्ज टॉपिक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं घुसूंगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आज के दिन कैंसर की ट्रीटमेंट को जेनेटिक बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है, और ट्यूमर के टुकड़े में जो कैंसर सेल है उसका DNA निकाल कर DNA की जांच कर सकते हैं, बताने के लिए कि पेशेंट को सिलेक्ट एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या जेनेटिक चेंज कैंसर में, क्या दवाइयां काम करेगी, क्या दवाइयां नहीं काम करेगी, एंड सो ऑन। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले लिंक से हमारा NGS वाला वीडियो देख सकते हैं। बट जेनेटिक टेस्टिंग सबसे एक्यूरेट ट्यूमर के टुकड़े पे ही होता है। हालांकि जीन टेस्टिंग ब्लड में भी हो सकती है, पर बहुत सारे जीन है जो ब्लड में ठीक से डायरेक्ट नहीं होते, और आइडियली जीन टेस्टिंग ट्यूमर पीस पे होती है। तो इस जेनेटिक टेस्टिंग को अचीव करने के लिए ट्यूमर का ब्लॉक चाहिए होता है, जिसके लिए पेशेंट का पुराना ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, सपोज किसी पेशेंट का इलाज 4 साल पहले हुआ था 2020 में, और उसको लंग कैंसर था, उसने अपना ऑपरेशन करा लिया उस टाइम, और उस टाइम कीमोथेरेपी करा लिया, और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और भगवान ना करे सपोज 2024 में उसका कैंसर वापस आया है और उसके ब्रेन में एक सिंगल गांठ है। अब कुछ दवाइयां हैं जो 2020 में अवेलेबल नहीं थी, पर आज के दिन हमारे लिए अवेलेबल है, जो दवाइयों से ही, टैबलेट से ही पेशेंट को हम बहुत अच्छा आउटकम और बहुत अच्छा सर्वाइवल दे सकते हैं। पेशेंट को कोई न्यूरोसर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई रेडिएशन की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पर वो दवाइयां हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं अगर पेशेंट का ट्यूमर हम टेस्ट करें और उन दवाइयों के लिए ट्यूमर का रिजल्ट पॉजिटिव है। इस पेशेंट का हम टेस्टिंग कैसे करें? यदि तुम बोलो कि सर इसके नए टुकड़े से ले लो, इसका नया टुकड़ा तो दिमाग के अंदर है, उसके लिए उसका खोपड़ी खोल के अंदर से वो टुकड़ा निकालना पड़ेगा, जो एक बड़ी न्यूरोसर्जरी है, शायद पेशेंट को अपाहिज कर दे। तो यदि पेशेंट का 2020 का टुकड़ा मेरे पास है, तो मैं उसी टुकड़े पे टेस्ट करके जज कर सकता हूँ कि क्या दवाई काम करेगी, और सीधा पेशेंट को दवाई से ट्रीट कर सकता हूँ, मुझे कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल नई टेक्नोलॉजीज आती है जो शायद पिछले साल अवेलेबल ना हो, और हो सकता है फ्यूचर में पेशेंट को उस टेक्नोलॉजी का यूज करने की जरूरत पड़े, और उसके लिए हमें टुकड़े की टेस्टिंग की जरूरत पड़े, इसलिए ट्यूमर का टुकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेशेंट को अपना ट्यूमर का टुकड़ा संभाल के रखना चाहिए, या उसको पता होना चाहिए टुकड़ा कहाँ है, वो संभाल के रखा हुआ है। पेशेंट को अपने ट्यूमर के टुकड़े से रिलेटेड लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आइडियली मुझे कई बार लगता है कि यदि पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में भरोसा नहीं है कोई टुकड़ा ठीक से रखेगा, तो पेशेंट का टुकड़ा सहेज के अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि वो उसका ध्यान से केयर कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि एज अ पेशेंट मुझे अपना ट्यूमर का टुकड़ा चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है सर, जिस भी हॉस्पिटल में आपका बायोप्सी हुआ है उधर जाओ और उसको बोलो मेरे को मेरा ट्यूमर का पीस चाहिए। हॉस्पिटल लीगली मना नहीं कर सकता, वेरी वेरी सिंपल। हॉस्पिटल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि पेशेंट का बायोलॉजिकल टिश्यू वो अपने पास रखे। यदि पेशेंट ने अपना बायोलॉजिकल मटेरियल जो उसका अपना है डिमांड किया है, तो हॉस्पिटल को वो टुकड़ा पेशेंट को देना ही पड़ेगा। यदि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट मना करे तो पेशेंट को जाके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलना चाहिए, और ये एब्सोल्युटली क्लियर है, पेशेंट का बायोलॉजिकल मटेरियल हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता,
पेशेंट ने अगर अपने टुकड़े की रिक्वेस्ट करी है तो हॉस्पिटल को उसको देना ही पड़ेगा। वो प्रोसेसिंग चार्ज पेशेंट से चार्ज कर सकते हैं, कुछ 100, 200, 300, 500 रुपए चार्ज कर सकते हैं। बट यदि पेशेंट ने अपना ट्यूमर का टुकड़ा मांगा है तो हॉस्पिटल हैज टू रिटर्न दी ट्यूमर पीस टू द पेशेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि चलो मेरे पास टुकड़ा तो आ गया, अब इस टुकड़े का और स्लाइड का मैं क्या करूं, मतलब जो मेरे हाथ में दे दिया उसने, मैं क्या करूं इसका। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कांच की स्लाइड है वो फिक्स्ड है, ठीक है, उनको यूजुअली इतना हम यूज नहीं कर सकते। पर जो ट्यूमर का वैक्स का पीस है यानी ब्लॉक है, वो हमारे लिए सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट पीस है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पे ज्यादा रोशनी भी ना हो, जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, टिपिकली 25 डिग्री से कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, ज्यादा लाइट एक्सपोजर ना हो, और बार बार उसको एनवायरमेंटल एक्सपोजर या लोग टच ना करें। तो प्रैक्टिकली, क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अपना टुकड़ा खुले हुए रखते हैं, क्योंकि मान लो यूरोप में उधर नॉर्मल एयर टेम्परेचर 20 डिग्री 22 डिग्री होता है, तो उससे टुकड़ा खराब नहीं होता। पर इंडिया में जहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर ही 40-50 डिग्री होता है, मैं पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको एक प्लास्टिक के पैकेट में सील करके फ्रिज के अंदर रख दो, खाने वाने से दूर, और ये टुकड़ा सेफ रहेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंटली, इस टुकड़े से कैंसर नहीं फैल सकता। ये टुकड़ा किसी को टच करे तो वो चीज खराब नहीं होती। टुकड़े में सिर्फ डेड कैंसर सेल है जो कैंसर नहीं फैल सकते। तो टुकड़ा टच करना, पैकेट में डालना, सब कुछ करना एब्सोल्युटली सेफ है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टुकड़ा प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसके अंदर का डीएनए और उसके अंदर के कैंसर सेल डिग्रेड ना हो, ताकि भगवान ना करे फ्यूचर में हमें टुकड़े की जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सके। टिपिकली पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स इन पीसेस को अलमारियों में रखते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और हो सकता है कि गर्मी से इनका डीएनए डिग्रेड हो जाए और फ्यूचर में इनका यूटिलाइजेशन कम हो जाए। तो जो पेशेंट इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, मैं इन पेशेंट को ऑफन ये सजेस्ट करता हूँ कि अपना टुकड़ा डिपार्टमेंट से इश्यू करके एक प्लास्टिक के पैकेट में रख के फ्रिज में रख दो, ताकि फ्यूचर में कोई काम आए तो तुम्हारे लिए वो अवेलेबल और यूज हो। कैंसर की जो स्लाइड है, जो कांच की स्लाइड है, उनमें यूजुअली नए टच नहीं कर सकते, उनको देख के कैंसर देख सकते हैं। और यदि आपको डिपार्टमेंट ने स्लाइड भी दी है तो स्लाइड को भी लाइट से दूर किसी भी सिंपल पेपर बॉक्स में स्टोर कर सकते हो। इनको फ्रिज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर हमें फ्यूचर में कोई टेस्ट नहीं करना, बस देख के इसमें कैंसर सेल्स को हम जज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं हमारा ये आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। ये एक बड़ा नीश टॉपिक है, कई लोग सोचते भी नहीं कि भाई मेरा बायोप्सी हुआ है, उस टुकड़े का क्या हो रहा है अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर आदमी को पता होना चाहिए कि मेरा हर कैंसर का टुकड़ा इस समय कहाँ पे है और ठीक से स्टोर्ड है या नहीं है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई सवाल या डाउट हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द खुद दूं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारी कंट्री के लोगों को अपनी लैंग्वेज में मिले, और आउटकम इंडिया का वर्ल्ड के बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट के बराबर उससे बेटर रहे। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। थैंक यू।